90s के दशक के आखिरी सालों में इंटरनेट का यूज तेजी से बढ़ रहा था और साथ में इंटरनेट की स्पीड भी। ज्यादातर लोग अब डायल अप छोड़कर ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने लगे थे। 2003 तक स्पीड 50 किलोबिट से बढ़कर 1 मेगाबिट्स पर सेकंड से भी ऊपर पहुंच गई, यानी 20 गुना ज्यादा। इससे इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ गई। अब एक फोटो या गाना डाउनलोड होने में मिनटों की बजाय सेकंड लगने लगे। इंटरनेट पर ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था। लोग गाने, मूवीज डाउनलोड तो करना चाहते थे, लेकिन कोई तरीका नहीं था। उस वक्त ना तो नेटफ्लिक्स था, ना डिज्नी प्लस था और iTunes भी शुरू ही हो रहा था। ये सारी सुविधाएं जो हम आज यूज कर रहे हैं म्यूजिक, मूवीज और गेम एक्सेस करने के लिए, उस समय नहीं थी। उस समय इंटरनेट का बिल्कुल नया ज़माना था, कोई बड़े बिजनेस मॉडल भी नहीं बन पाए थे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आया पीयर टू पीयर यानी P2P फाइल शेयरिंग। सोचिए, आपको नया गाना सुनना है, लेकिन कोई ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं है जहां से आप वो गाना डाउनलोड कर सकें। अब कोई शख्स आता है जो CD से गाना रिप करके P2P प्लेटफॉर्म पर डाल देता है, जैसे नैपस्टर, लाइमवायर, बिटटोरेंट। ये प्लेटफॉर्म एक दूसरे से सीधे कनेक्ट हुआ करते थे। कोई गाना डाउनलोड करता तो वो अपने कंप्यूटर से दूसरों को भी उसे डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा देता था, जिसे सीडर कहा जाता, जो सीड कर देते थे किसी फाइल को। जितने ज़्यादा लोग फाइल शेयर करते थे, उतनी जल्दी चीज़ें डाउनलोड होती थी, क्योंकि उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आ जाती थी उन चीज़ों की। इस तरीके से पायरेसी इतनी तेज़ी से फैलने लगी कि जिसे कंटेंट इंडस्ट्री ने कभी देखा ही नहीं था। 2006 में तो पूरी इंडस्ट्री ट्रैफिक का करीब 70% P2P से आता था। लोग CDs लेने की बजाय सीधा टॉरेंट से जाके गाने और मूवी डाउनलोड कर लिया करते थे। इससे म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि नया मटेरियल पहले ही लीक हो जाता था और बेचने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लोग सीधा यहाँ से जाके पायरेटेड डाउनलोड कर लेते थे। और अब यहीं पे बात आती है यूटोरेंट की। 2004 में लुडविग स्ट्रीगेस ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बिटटोरेंट क्लाइंट बनाया जाए जो हल्का हो, तेज हो और आसान हो। सितंबर 2005 में उन्होंने यूटोरेंट की पहली वर्जन रिलीज की। ये क्लाइंट इतना हल्का था कि कंप्यूटर की रिसोर्सेज को बहुत कम यूज में लेता था और जो टोरेंटिंग यूजर्स के बीच जल्दी भी फेमस हो गई। यूटोरेंट ने जल्दी ही DHT सपोर्ट, बिटटोरेंट इंक्रिप्शन, इन जैसे फीचर जोड़े और 2006 में इसे बिटटोरेंट INC ने खरीद भी लिया। इससे यूटोरेंट की डेवलपमेंट की क्षमता और बढ़ी और ये और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया लोगों के बीच में। अब इतना सब होने के साथ साथ में पायरेसी के खिलाफ एक जंग चल रही थी। मीडिया कंपनियों ने सबसे पहले पायरेसी प्लेटफॉर्म के मालिकों को निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर टॉरेंट साइट्स बंद हो जाएं तो डाउनलोड होना अपने आप बंद हो जाएंगे, जो पायरेटेड चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा नाम था नैपस्टर का, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसके पास एक सेंट्रल सर्वर था जो सारे म्यूजिक फाइल्स को लिस्ट करता था। इसके चलते उसे आसानी से ट्रैक करके कोर्ट में घसीटा गया। अब उन पे मुकदमे दर्ज हुए और शुरुआत के जो लॉ सूट्स रहे, उसके बावजूद भी नैपस्टर को और ज़्यादा फेम मिला और ज़्यादा यूज़र्स मिले, तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट के लिए काम कर गया। लाखों यूज़र्स ने इनकी साइट पे जाके गाने डाउनलोड किए, लेकिन इसकी वजह से कोर्ट केस नहीं टला और फाइनली फिर 2002 में जाके ये बैंकरप्ट हो गए। अब इसके बाद बारी आई लाइमवायर की। इन पे भी बड़े केसेस हुए, जिसमें RIAA, ये रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने इतने बड़े फंड का दावा किया कि पूरी दुनिया का GDP भी उससे कम था। हालांकि लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे बोला कि बहुत ज़्यादा अमाउंट आप बता रहे हो, इतना पैसा वो पायरेसी से कैसे कमाएंगे, पूरी दुनिया की GDP से ज़्यादा। तो ये बात वहाँ पे हुई। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एक प्लेटफॉर्म बंद होता, 3 नए खुल जाते। समय के साथ प्लेटफॉर्म और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होते गए, यानी ट्रैक करना मुश्किल होता गया। लॉ सूट्स ज़्यादा लंबे होते गए और महंगे भी होते गए। कई साल लग गए पिराट बे के फाउंडर को गिरफ्तार करने में, लेकिन उसके बावजूद भी वेबसाइट कभी बंद नहीं हुई। मशहूर कलाकारों ने तो टॉरेंट पॉइजनिंग भी चालू कर दी थी, जैसे मैडोना ने अपना एक नकली गाना टॉरेंट पर छोड़ दिया, जो कि एक असली म्यूजिक नहीं था। बस गाने के बीच वो लोगों को डांटती हुई दिखाई देती हैं। इससे डाउनलोड करने वालों में भी दिक्कत आती दिखी और कई लोग डर भी जाते थे। और इसके बाद वीडियो गेम कंपनियों ने भी ऐसे ही करना शुरू किया। अब RIAA ने फिर दूसरे स्तर की चाल चली। डाउनलोडर्स पर मुकदमे करने चालू कर दिए सीधे। कई कॉलेज स्टूडेंट्स और आम लोगों को करोड़ों रुपए का फाइन का सामना करना पड़ा। लेकिन 2003 में एक कोर्ट ने फैसला दिया कि डिजिटल मिलेनियम कॉर्पोरेट एक्ट के तहत RIAA को यूजर्स का डेटा बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं मिल सकता। इसके बाद उनकी छापेमारी थोड़ी हद तक कम हुई। फिर प्लेटफॉर्म के एडवर्टाइजिंग बजट को रोकने की कोशिश की गई। बड़े सर्च इंजन जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब पे दबाव डाला गया कि पायरेसी साइट्स को सर्च रिजल्ट से हटाइए, जिससे उनका ट्रैफिक और पैसा दोनों कम हो जाए।
इस चीज़ से टॉरेंट को चोट तो लगी, लेकिन टॉरेंट ख़त्म नहीं हुआ। अब आया वो समय जो कि असली वजह था टॉरेंट का अंत करने के पीछे। वो थी स्ट्रीमिंग, जिसकी शुरुआत हुई 2007 में नेटफ्लिक्स से, जिसने पूरे टीवी शोज और मूवीज को एक जगह आसानी से लाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया, और जिसका सिर्फ प्राइस था $9 पर मंथ के हिसाब से, और आम जनता को उन्होंने $9 प्रति महीने के हिसाब से उपलब्ध करा दिया। 2-3 साल में इसके लाखों सब्सक्राइबर हो गए। साथ में स्पॉटिफाई भी डेवलप हो गया, और हमारे इंडिया की बात करें तो गाना, उसके बाद विंक म्यूज़िक ऐप, बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन शुरू हो गई। इसका मतलब था कि जब सस्ता, कानूनी और आसान तरीके से हमें एक अच्छे यूज़र इंटरफेस के साथ हमें अच्छा विकल्प मिल रहा है, तो फिर हम टॉरेंट की तरफ क्यों जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग फिर पायरेसी से दूर होते चले गए। टॉरेंट की लोकप्रियता का मुख्य कारण था उसकी हल्की और यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। लेकिन जब BitTorrent INC ने इसमें ऐड डालना शुरू किए, खासकर वैसे ऐड जो ज़्यादातर ग्राफिक थे, तो चीज़ें खराब होने लगी। यूज़र्स का थोड़ा सा मन हट गया वहाँ से। साथ ही 2015 में पता चला कि टॉरेंट ने यूज़र्स की परमिशन के बिना क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, जिससे यूज़र्स के कंप्यूटर धीमे हो गए और उनकी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ गई। इन गलत फैसलों ने यूज़र्स का भरोसा उठाया। लोग दूसरे टॉरेंट क्लाइंट्स जैसे BitTorrent और Delgube की ओर जाने लग गए, जहाँ पे थोड़े से सिक्योरिटी फंक्शंस ठीक ठाक थे। अब 2011 तक नॉर्थ अमेरिका में P2P ट्रैफिक 19% तक गिर गया। 2013 में 7.39% हो गया, और 2015 तक आते आते केवल 3% रह गया। ज़्यादा यूज़र्स नहीं रहे तो फाइल शेयरिंग भी मुश्किल हो गई, क्योंकि ज़्यादा सीडर्स यानी ज़्यादा फाइल देने वाले बचे ही नहीं। 2017 में एक बार ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक नाम की एक सीरीज़ आई थी। टॉरेंट पर लीक हुई, लेकिन इससे नेटफ्लिक्स के यूज़र्स को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था वो एक सीरीज़ के बजाय 1000 सीरीज़ और देख रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने पायरेटेड जाने से अच्छा ओरिजिनल जगह पर ही अपना कंटेंट देखना पसंद किया। अब आज टॉरेंटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है, और सिर्फ बहुत कम लोग, एक लिमिटेड लोग ही इसका यूज़ कर रहे हैं। अब पायरेसी एक नए तरीके से होती है, जैसे कहते हैं इल्लीगल स्ट्रीमिंग, जहां बिना डाउनलोड किए ब्राउज़र में ही कंटेंट देख लिया जाता है, लेकिन उसमें ऐड और मेलवेयर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। नई पीढ़ी ने तो शायद टॉरेंट के बारे में कभी सुना भी नहीं हो, क्योंकि आज के दौर में नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गाना, विंक म्यूज़िक जैसे प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, और ये आसान भी, यूज़र इंटरफेस भी इनका काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ साथ टॉरेंट का दौर भी ख़त्म हो चुका। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।